हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर पी.सी. फुलारा। आज इस वीडियो में आप लोगों को लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट और इन लॉज को एक्सप्लेन करने के लिए जो क्लासिकल वेव थ्योरी किस प्रकार से नाकामयाब रही, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने फोटोइलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के पार्ट 1 में फोटोइलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट का इंट्रोडक्शन, उसका स्टेटमेंट और जो उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप था उसके बारे में डिस्कस किया था। और उस एक्सपेरिमेंट से जो भी ऑब्जर्वेशंस फाइंड आउट किए गए थे, उन ऑब्जर्वेशंस का हमने डिटेल में स्टडी की थी। तो आज हम लॉज के बारे में और क्लासिकल वेव थ्योरी के बारे में, जो फेल हुई, कैसे किस प्रकार से फेल हुई, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट में। अब फर्स्ट लॉ ये कहता है कि यदि हम किसी फोटो सेंसिटिव प्लेट पर लाइट इंसिडेंट करते हैं तो हमको एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ऊपर की लाइट को इंसिडेंट करना होता है। इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट को क्या कहते हैं, हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। चाहे जो इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी क्या हो, कितनी भी हो, तो यानी इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करेगा, तो हमको एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ऊपर की लाइट को इंसिडेंट करना ही होगा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। तो ये फर्स्ट लॉ था। इससे अगला कि जब हम क्या करते हैं, किसी फोटो सेंसिटिव मेटेलिक प्लेट पर लाइट इंसिडेंट करते हैं तो उस लाइट एनर्जी का जो कुछ पार्ट जो इलेक्ट्रॉन को उसके सरफेस तक बाहर निकालने में खर्च हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, उस मेटल का वर्क फंक्शन कह देते हैं। इसके बाद थर्ड लॉ है कि अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ऊपर की फ्रीक्वेंसी है इंसिडेंट लाइट की, तब जो है जो ये फोटोइलेक्ट्रिक करंट होता है, फोटोइलेक्ट्रिक करंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो इंसिडेंट लाइट है उसके इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और ये जो है फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ऊपर की फ्रीक्वेंसी हमने इंसिडेंट लाइट के फिक्स कर रखी है, और तब हम जो है फोटोइलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट को इंटेंसिटी के साथ देखें तो इंटेंसिटी जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो भी बढ़ेगा। और फ्रीक्वेंसी को हम कितना भी चेंज कर दें, अगर इंटेंसिटी को फिक्स करेंगे तो वो नहीं होगा। तो इसका नेक्स्ट लॉ है कि जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ऊपर अगर हमने कोई लाइट गिरा रखी है, इंसिडेंट लाइट, तो जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, उनकी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है, फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है ये इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट के इंडिपेंडेंट रहती है। अब नेक्स्ट लॉ है कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन का जो इमिशन होता है वो क्या होता है, इंस्टेंटेनियस होता है, इमीडिएट होता है। यानी जैसे ही हमने क्या किया कि किसी मेटेलिक सरफेस पर हमने लाइट इंसिडेंट करी तो वैसे ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का इजेक्शन हो जाएगा, इनके बीच में कोई टाइम लैग नहीं रहता है। तो ये तो लॉज थे फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के। अब क्लासिकल थ्योरी इन लॉज को एक्सप्लेन करने में नाकामयाब रही। किस प्रकार से नाकामयाब रही, उसने क्या एक्सप्लेनेशन दिया, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा क्लासिकल वेव थ्योरी क्या कहती है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। क्लासिकल थ्योरी के अनुसार जो इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट वेव है वो किस प्रकार से डिफाइन होती है, ये एक एनर्जी जो कि पर यूनिट एरिया पर पर यूनिट टाइम में इंसिडेंट हो रही है, उसको डिफाइन करती है। तो इसका मतलब अगर हम इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हम इंसिडेंट लाइट की एनर्जी है पर यूनिट टाइम में, पर यूनिट एरिया में हम क्या कर रहे हैं, वो इंक्रीज कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, ये एक वेव मूव कर रही है, वेव आगे को चल रही है, प्रोपिगेट की जा रही है, और ये जो स्ट्रेट लाइंस हैं ये इसके क्या, वेव फ्रंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट इसके बाद अब ये क्या कहती है क्लासिकल वेव थ्योरी, ये जो एनर्जी है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। यानी वेव का जो भी एम्पलीट्यूड है उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो एनर्जी क्या रिप्रेजेंट कर रही है, इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसका मतलब इंटेंसिटी क्या होगी, क्या डिटरमिन करती है, एम्पलीट्यूड ऑफ द इंसिडेंट वेव को डिटरमिन करती है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसकी जो है एम्पलीट्यूड को ये इंटेंसिटी डिटरमिन करती है। और जो एनर्जी है
जो वेव की एनर्जी है वो टोटली कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है, ये इसके वेव फ्रंट में डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है। अब जो क्लासिकल वेव थ्योरी किस प्रकार से ये फेल हुई, अब किन किन बात को ये एक्सप्लेन करने में नाकामयाब रही, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले ये क्या है, थ्रेशोल्ड एग्जिस्टेंस ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करती है, इसको एक्सप्लेन करने में वो फेल हो गई। उसके अनुसार क्या है, जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी जो है इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी से इंडिपेंडेंट रहती है, इस बात का भी वो प्रूफ नहीं कर पाई। और तीसरा जो है, काइनेटिक एनर्जी जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है उनकी काइनेटिक एनर्जी जो फ्रीक्वेंसी पर किस प्रकार से डिपेंड कर रही है, इसको भी वो एक्सप्लेन करने में नाकामयाब रही। और इसके अलावा ये जो है इमीडिएट जो इमिशन होता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स का, जैसे ही हम लाइट इंसिडेंट करते हैं वैसे इलेक्ट्रॉनों का इजेक्शन होता है, इस बात को भी वो प्रूफ नहीं कर पाई। तो वन बाय वन हम लेते हैं इनको। पहले हम लेते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को, किस प्रकार से वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई। अब जो क्लासिकल वेव थ्योरी कहती है कि जो ये हम लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं इसकी इंटेंसिटी का मतलब क्या हुआ कि एनर्जी, इंसिडेंट एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, यानी हम इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हैं तो एनर्जी इंक्रीज करेगी। तो इसका मतलब हम पर्याप्त सफिशिएंट इनफ एनर्जी की लाइट हम गिरा देते हैं, यानी इंटेंसिटी बहुत अधिक है लाइट की उसको इंसिडेंट करने की। तो अगर बहुत अधिक इंटेंसिटी लाइट की है तो अधिक एनर्जी होनी चाहिए जो इंसिडेंट वेव की, तो अधिक एनर्जी होगी तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, अधिक एनर्जी को जो है एब्जॉर्ब करेंगे, और अधिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करके क्या होंगे, वो इजेक्ट आउट हो जाएंगे, चाहे फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो। यानी कहने का मतलब यह है फ्रीक्वेंसी से डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन की जो फिनोमेना है ये फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट होना चाहिए, यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का एग्जिस्टेंस नहीं होना चाहिए। तो ये तो था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को किस प्रकार से वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई। दूसरी बात कि वो काइनेटिक एनर्जी और फोटो इलेक्ट्रॉन की जो इंडिपेंडेंसी है इंटेंसिटी के साथ, इस बात को भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई। अब क्लासिकल थ्योरी जो कहती है कि जो इंटेंसिटी क्या है वो एनर्जी है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में जो इंसिडेंट हो रही है सरफेस पर, तो एनर्जी है, तो एनर्जी अगर बढ़ेगी तो जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, यानी एनर्जी बढ़ेगी का मतलब क्या है कि जो इंसिडेंट लाइट है उसकी इंटेंसिटी बढ़ रही है। अगर इंटेंसिटी बढ़ रही है तो एनर्जी बढ़ रही, एनर्जी बढ़ी तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, उनकी जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ना चाहिए। परंतु ऐसा होता है नहीं होता। हम देखते हैं जो एक्सपेरिमेंटली क्या होता है, इंटेंसिटी को हम कितना भी बढ़ा दें तो काइनेटिक एनर्जी क्या है उसकी नहीं बढ़ती है, फिक्स रहती है। तो ये बात को भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तीसरा, जो काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पर किस प्रकार से डिपेंड कर रही है, अगर हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है, लीनियरली बढ़ती है, एक्सपेरिमेंटली हम ऑब्जर्व करते हैं। परंतु क्लासिकल थ्योरी इस बात को भी प्रूव करने में असफल रही, नाकामयाब रही। इसके बाद नेक्स्ट जो है कि ये जो इमीडिएट एमिशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का, जैसे ही हमने क्या किया लाइट इंसिडेंट की तो तुरंत बिना टाइम लैग के क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉनों का इजेक्शन हो जाता है। तो ये हम एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करते हैं, परंतु इस बात का भी ये क्लासिकल वेव थ्योरी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाई। क्लासिकल वेव थ्योरी के अनुसार क्या होता है, जो एनर्जी किस में डिस्ट्रीब्यूटेड है, वेव फ्रंट में डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब जब कोई वेव फ्रंट आएगी, वेव फ्रंट किस पे इंसिडेंट होगी, किसी मेटेलिक सरफेस पे इंसिडेंट हो रही है। मान लीजिए मेटेलिक सरफेस में कितने हैं, एक एग्जांपल, रफ एग्जांपल ले लेते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन है, वेव फ्रंट 10 इलेक्ट्रॉन से टकराई, तो टकराने का मतलब वो वेव फ्रंट में जितनी भी एनर्जी है वो 10 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। 10 इलेक्ट्रॉनों में डिस्ट्रीब्यूट होगी तो एक को जो मिलने वाली एनर्जी है वो क्या होगी, सफिशिएंट नहीं होगी इसको बाहर निकालने के लिए, यानी एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, एक पर्टिकुलर मतलब पूरी एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को नहीं मिल पाती। अब क्या होता है, ये एनर्जी कम है तो दूसरी फिर सक्सेसिव वेव फ्रंट आएंगी, दूसरी वेव फ्रंट आती है वो टकराएगी, वो भी एनर्जी ट्रांसफ़र करेगी, तीसरी आएगी, चौथी आएगी, इस प्रकार से वन बाय वन जो वेव फ्रंट आ रही हैं वो स्ट्राइक कर रही हैं, और स्ट्राइक करने के बाद उनकी एनर्जी क्या होती है,
ऐड ऑन होती जाती है और ऐड होके क्या हो जाती है, उसकी एनर्जी बढ़ जाती है और तब जाके इतनी एनर्जी हो जाती है कि इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को लेके क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। यानी अब इतनी एनर्जी को उसको एब्जॉर्ब करने के लिए जो उसको निकलने के लिए जो पर्याप्त एनर्जी चाहिए, उतनी एनर्जी को इकट्ठा करने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा इलेक्ट्रॉन को। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने में और जो इंसिडेंट लाइट रेडिएशन है उसमें क्या होता है, टाइम लैग रहता है। ये क्लासिकल थ्योरी कहती है, परंतु एक्सपेरिमेंटली हम देखते हैं तो इनके बीच में कोई टाइम लैग नहीं होता। अब दूसरी बात यह है कि अगर जो वेव फ्रंट में आकर के एनर्जी जो है डिस्ट्रीब्यूट होती है इलेक्ट्रॉनों को, तो जो ये इलेक्ट्रॉन हैं एक समय में क्या होता, सारे के सारे जब सबकी एनर्जी पर्याप्त हो जाती बाहर निकलने के लिए, तो सबकी एनर्जी जो है क्या होती, एक साथ बढ़ती और सबकी एनर्जी एक साथ उनको मिलती बाहर निकलने के लिए, तो सब एक साथ इकट्ठे बाहर निकलते। तो यानी हमें जो है फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी के एक सर्टेन वैल्यू के बाद क्या मिलनी चाहिए, हमको करंट मिलनी चाहिए, फोटो इलेक्ट्रिक करंट मिलनी चाहिए। परंतु ऐसा नहीं होता कि हम जीरो के बाद हम थोड़ा सा भी इंक्रीज करते हैं इंटेंसिटी को, तो हमारा क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट हमको मिलने लग जाता है। यानी जीरो के आगे ही हमें, जीरो से ऊपर हम इंटेंसिटी रखते हैं तो हर इंटेंसिटी पर हमको क्या मिलता है, ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट मिलती है। जबकि क्लासिकल वेव थ्योरी के अनुसार क्या होना चाहिए कि पहले ये एनर्जी जो है एक्यूमुलेट होगी, ये एनर्जी जब सब 10 बार, जैसे मान लीजिए कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो पर्याप्त एनर्जी प्राप्त कर लेंगे, फिर वो एक साथ बाहर निकलेंगे, तो एक साथ बाहर निकलने पर जो करंट हमको मिलनी चाहिए, यानी सर्टेन इंटेंसिटी के बाद कि लाइट हम गिराते हैं तो उसके बाद हमको क्या मिलना चाहिए कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट मिलना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता। तो ये थे फेलियर ऑफ क्लासिकल वेव थ्योरी। तो अब क्लासिकल वेव थ्योरी इनको एक्सप्लेन नहीं कर पाई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऑब्जर्वेशंस को, लॉज को। तो अब 1905 में फिर अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या क्या, एक थ्योरी दी लाइट रेडिएशन की, जिसे हम क्वांटम थ्योरी कहते हैं। तो उस क्वांटम थ्योरी के बेसिस पर उनने क्या किया, एक फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को डेवलप किया था, और उस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से फिर इनने जो है इन लॉज का जो है सक्सेसफुली एक्सप्लेनेशन दिया था। फिर बाद में उनको 1921 में उसके लिए नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के एक्सप्लेनेशन के लिए आइंस्टीन की क्वांटम थ्योरी क्या है, और क्वांटम थ्योरी ने जो है इन लॉज को, इन ऑब्जर्वेशंस को किस प्रकार से एक्सप्लेन किया, उसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद नहीं आया या कोई चीज़ इसमें समझ में नहीं आई, या आप कुछ सलाह देना चाहे, कुछ एडवाइस देना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट लिख सकते हैं। और यदि आपको समझ में आई, आपने वीडियो एंजॉय किया, तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को। तो थैंक यू।